नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज की क्लास रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। अभी तक हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम लोग ने स्टार्ट की है वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी जिस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आज हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जो आपका 24/8/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस क्लास में उनको हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम जरूर करना, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको जरूर लिखते हुए चलिए, उसी के आधार पर अपनी तैयारी को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं। और आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर लास्ट तक देखने पर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी पीआरटी वाले पेपर में पूछा गया था कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपसे पेपर में यही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई, तो आप लोग उसकी डेट भी याद रखना 1938। एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इसका जो जवाब हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखना ये जो आपकी पुस्तक है सम रेमिनिसेंसेस, इसके पुस्तक के जो आपके लेखक थे वो आपके थे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, और याद रखना ये जो है कब लिखी गई पुस्तक, तो इसकी आप लोग डेट भी जरूर याद रखना। ये आपकी 1949 में लिखी गई थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन का जवाब। आगे देखते हैं। और याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उनको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनकी जो आत्मकथा है वो आत्मकथा क्या है, आत्मकथा पुस्तक जो है ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, और ये आपके 1946 में इनको इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। इसके अलावा आत्मकथा आप एक लिख लीजिए। इसके अलावा सेकंड आप लिख लीजिए बापू के कदमों में। ठीक है, बापू के कदमों में ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और इंडिया डिवाइडेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। तो याद रखना आप लोग। और ज़्यादातर आप लोग इतना याद रखना कि जो महात्मा गांधी से रिलेटेड पुस्तकें हैं लगभग 99% चांस होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, उसका ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने जो है वो आपका कौन सा कर यानी चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो याद रखना किस आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने इस जो है चौकीदारी कर को देने से इनकार किया था। तो याद रखना जो आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इस कर के प्रभाव के कारण उन्होंने चौकीदारी कर को देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और अगर ये भी बात, ये देखिए बिहार से यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखाने वाले हैं, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि बिहार में चौकीदारी कर सर्वप्रथम शुरू कहाँ से हुआ था, तो इसका नाम जरूर लिख लीजिए। ये आपके बिहार में है बेतिया, यहाँ से आपका सर्वप्रथम चौकीदारी कर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो याद रखना वो आपकी महिला जो थी वो आपकी अरुणा आसफ अली, ये आपकी ऐसी महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में आपकी विख्यात थी। ठीक है, और याद रखना इनको जो है लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1997 में जब इनका निधन हो गया यानी इनके मरणोपरांत पर इनको भारत रत्न भी मिला है। तो याद रखना इनका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में बन सकता है। आगे कहता है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो याद रखना इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना हुई कब, तो आप लोग जवाब देंगे 1916। और कहाँ पर की गई, तो इसका जवाब आप देंगे ये आपके पूना एक जगह, यहाँ पर जो है आपके होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है,
आगे देखते हैं, तो 5 का आपका सही जवाब सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे। कहता है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? राहुल संकृत्यान या यमुना कारजी या सहजानंद सरस्वती? तो याद रखना जो आपका 6 का जवाब हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इस पुस्तक से आपके सहजानंद सरस्वती भी संबंधित हैं और राहुल संकृत्यान जी भी, ये भी आपके संबंधित हैं, और यमुना कारजी, ये तीनों लोग आपके हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका आपकी हुंकार है इससे तीनों लोग ये आपके संबंधित है, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कहता है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये आपके किसका कथन था? तो याद रखना ये आपका जो कथन था ये आपके ह्यूज रोज का था। किसका था? ह्यूज रोज का कथन था। उन्होंने कहा था यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो ऐसा कथन आपके ह्यूज रोज जी का था। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जो आपके थे वो भी कौन सी सरकार में? अस्थायी सरकार की बात कर रहा है। तो श्रम मंत्री जो आपके थे वहाँ पर वो आपके जगजीवन राम जी थे, ठीक है। और याद रखना जगजीवन राम जिन्हें किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखना इन्हें हम लोग बाबू जी के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए वो तो बापू जी महात्मा गांधी हैं, अगर बाबू जी के नाम से पूछा जाए किसको हम लोग जानते हैं तो आपके जगजीवन राम जी को जानते हैं, ठीक है। और ये एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी रहे और राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये आपके किस महीने में पारित हुआ था? तो याद रखना मई, फरवरी, नवंबर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये कृषि कानून था ये आपके कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना ये जो है आपके 1 मई 1918 को, तो देखा जाए यहाँ पर 1 मई को 1918 को पारित नहीं, सिर्फ इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जवाब जो है आपके आयोग ने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका मई सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मई को आपके कृषि कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन जो आपके आयोग ने माना है आपको उसी क्वेश्चन का आंसर मानना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब सही है, ठीक है। इस पर आप बिल्कुल कन्फर्म रहना। आगे कहते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। ये देखिए कथन वाले क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिक्कत करेंगे, जब आपको इसमें 3 सही जवाब पता होंगे तभी आप उसमें गलत उत्तर बता सकते हैं, या अगर आपसे सही पूछेगा तो आपको 3 गलत पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है। कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में बृहदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। आपसे पूछा गया कौन सा सही है? ऐसा तो नहीं है। कहता है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये आपकी सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यानी अब बाकी बातें हमको देखनी ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है कि आगे बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपके बिहार में जनजाति है उरांव जनजाति ने जो है आपके कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। और अध्यक्षता अगर आपसे पूछी जाए किसने की है, तो याद रखना इसकी अध्यक्षता आपके CR दास जी ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए एक ऐसा क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा PRT वाले छात्रों के, तो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। कहता है कि यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ऐसा आपसे पूछा गया है। फिर आपसे कहता है कि इंडिया स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की पुस्तक है। फिर आपसे पूछा गया एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर थे, तो इसका जवाब आपसे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है,
तो ये आपकी यंग इंडिया, ये तो महात्मा गांधी जी की, ये तो बात बिल्कुल सही है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये आपके बहराम जी मालबारी थे इसके वो लेखक। फिर कहता है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये आपके दादा भाई नौरोजी जी की नहीं है, ये आपके डी बसु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन? एडवोकेट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? डी बसु जी के द्वारा। ठीक है, तो यानी इसका जवाब दोनों आपके गलत हो जाएंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह क्या रहा? सफल रहा। तो याद रखना ऐसा आंदोलन आपका कौन सा था? तो 13 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो बरदौली सत्याग्रह था, वो आपका कहाँ हुआ था? गुजरात में। तो इसका नेतृत्व आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो कि आपका क्या रहा था? सफल रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कहता है आपसे कि मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। फिर कहता है कि मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो देखा जाए यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा 14 का, वो आपका डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपके उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तीनों ही वहाँ पर लगभग सही हैं। फिर कहता है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो याद रखना ये आपकी किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो 1992 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो याद रखना इसका जवाब ये आपके 32% का अंशदान था। किसमें? एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी। आगे देखते हैं, सही सम्मिलित वाला फिर से आ गया, तो ये आप लोग जरूर क्वेश्चन नोट करके लिखिए। इसमें कहता है कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशेष विवाह अधिनियम आपका कब आया? तो जो आपका विशेष विवाह अधिनियम था तो ये आपके 1954 में आया था। तो आप लोग ए को मिलाएंगे 2 से। 1954 में जो दहेज निषेध अधिनियम था ये आपका कब आया था? तो ये आपका 1961 में आया था। तो आप लोग बी को मिलाएंगे 4 से। फिर कहता है समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? तो याद रखना ये जो है आपका ये आपके 1976 में आया था। ठीक है, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये आपके 1986 में आया था। तो आप लोग इसके मिलान सही से कर लेना और इनको याद भी जरूर कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में। फिर कहता है कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? तो कौन सा था? तो याद रखना वो आपका बुनियादी मूल्य। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, जो आपके इसमें कहता है कि जो बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे, उनमें आपका स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी शामिल था, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण भी था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे फिर से इंपॉर्टेंट पुस्तक का ये कहता है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग जरूर इसको नोट करना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये आपके धर्मपाल जी ने लिखी है। तो 19 का जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो किसे आपके आश्वासित करता है? तो याद रखना 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो भी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए जो भी आपकी
संविधान की प्रस्तावना है उसमें देश की एकता एवं अखंडता, नागरिक के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा। तो इसीलिए जो है इसका जवाब आपका 20 का डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि ये भी आपका देखिए मिलान वाले कितने क्वेश्चन अभी तक, ये तीसरा क्वेश्चन है। कहता है गरीबी हटाओ ये किस दलीय राजनेता का नारा था, ऐसा आपसे पूछा गया। तो गरीबी हटाओ जो है ये आपके इंदिरा गांधी जी ने कहा था, लेकिन यहाँ पर इंदिरा और कांग्रेस लिखा हुआ है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो एक को आप लोग मिलाएंगे 2 से। और लोकतंत्र बचाओ ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा आपके जनता दल ने कहा था। जोतने वाले को भूमि ये किसने कहा था, तो ये आपके वाम मोर्चा के जो आपकी राजनीतिक पार्टी है उन लोगों ने कहा था। फिर कहता है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ऐसा आपके एनटी रामा राव ने कहा था। तो इसको आप ऐसे ही मिलान कर लेना, फिर आप लोग इसका जवाब देख लेना कौन सा सही है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन जवाब देखेंगे अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगी। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सी रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्माण हुआ था, किस रूसी क्रांति का निर्माण हुआ था। तो याद रखना इसका जो आपका 23 का जवाब हो जाएगा, तो सबसे पहले जवाब आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक से अधिक आंसर सही होने वाले हैं, तो इसीलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो ऐसा किसने कहा था। तो याद रखना ऐसा आपके दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो प्रमुख मांग जो उनकी यहाँ पर थी वो आपकी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगी। तो कौन कौन सी, वो आपकी बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश खोलना और राजस्व की कमी। ठीक है, तो इसका जवाब आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर कहता है आपसे क्वेश्चन कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है। तो याद रखना ये उनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आगे कहता है क्वेश्चन 27 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण में कौन सा मुख्य कारण था। तो याद रखना उसका मुख्य कारण था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। क्वेश्चन आपसे कहता है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य जो है धर्मो रक्षति रक्षता। कहता है कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये आपका किस संस्था का जो है आदर्श वाक्य है। तो याद रखना ये आपकी संस्था एक है अनुसंधान और विश्लेषण विंग संस्था है, उसका ये आपके आदर्श वाक्य हो जाएगा। कौन सा परितंत्र का संगठक है। तो याद रखना ये आपके पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव ये सब आपके परितंत्र के संगठक हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 29 का जवाब आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कौन सी गैस आपकी लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो ये आपकी मीथेन गैस जो है ये आपके लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो 30 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जितने भी आ रहे हैं। कहता है कौन जंगल में आहार, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कहता है कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन आपका इनमें से प्रतिनिधित्व करता है आहार श्रृंखला का। तो 31 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले पादप को खाएगा जो भी आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको खाएंगे हिरन को कौन खाएगा, शेर। तो यही आपकी जंगल में आहार श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो 31 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, कहता है कि पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो याद रखना इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जो है ना तो आपके मृतोपजीवी के द्वारा विघटित होगी, ना तो आपके जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कहता है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल हैं? तो याद रखना ये आपके उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पवन चक्कियाँ भी हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी है, सौर सेल भी है। ठीक है, कहता है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो याद रखना शाखान्वित श्रृंखला को हम लोग आहार जाल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं। कहता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखना 35 का जवाब उसकी 1% को ग्रहण करते हैं और फिर उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो चिपको आंदोलन जो है ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंधित है। तो इसका जवाब आपका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ठीक है, 1730 ईस्वी में जो है चिपको आंदोलन जो है ये आपके वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। जो चमोली है कब शुरू हुआ था ये आंदोलन आपका 1973 में। अब जो है चमोली पहले ही आपके उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तर प्रदेश के आपको अलग करके एक उत्तराखंड बना दिया गया, तो चमोली आपके अब उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब भी। कहता है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके कौन मौजूद होंगे? तो यहाँ पर आपके स्वपोषी मौजूद होते हैं प्रथम पोषी स्तर पर। फिर कहता है क्वेश्चन आपसे कि पारिस्थितिक तंत्र में कैसी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखना ये आपके फास्फोरस चक्र नहीं है। आगे देखते हैं, कहते हैं कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो याद रखना इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कुछ जीवाणु भी होते हैं, जंतु भी होते हैं और स्वपोषी। फिर कहता है कि किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? किसके पास हो जाएगा? पराबैंगनी या दृश्यमान या अवरक्त? तो इसका जवाब जो आपका सही हो जाएगा वो आपका पराबैंगनी विकिरण जो है इसका पास जो है ऊर्जा स्तर मतलब उच्च ऊर्जा स्तर होता है, और छोटा तरंग दैर्ध्य किसके पास होगा? ये आपके पराबैंगनी विकिरण के पास ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं या किस रूप में जानते हैं? तो याद रखना ऐसी प्रक्रिया को जो है हम लोग वो आपके जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे कहता है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो याद रखना जो आपकी जनसंख्या की वहन क्षमता होती है ये आपके सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर कहता है मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो याद रखना ये आपके नाइट्रेट दूषित पानी पीने के कारण होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आपका हमेशा एक दिशिक के रूप में होता है। तो इसका जवाब आप लोग, क्योंकि कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना एक दिशिक के रूप में होता है। आगे 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो माता पिता के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है उसमें जो लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो कहता है कि आनुवांशिकता, जीन या रूपांतरण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना जो 77 का जवाब हो जाएगा वो जो है संतान को आनुवांशिकता पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो 77 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ये भी याद रखना, किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को हम लोग को पूछा जाए कौन नियंत्रित करता है, तो जीन नियंत्रित करता है, ठीक है। और जीन अगर पूछा जाए किसकी इकाई है, तो जो आपकी ये जीन है ये आपकी आनुवांशिकता की इकाई है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वंशागति का भौतिक आधार अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, जो आपकी वंशागति होती है इसका भौतिक आधार अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो ये आपके क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत है, क्रोमोसोम का सिद्धांत जो है ये आपके इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन जो है आपके वो आपके वाल्टर सटन ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ओम के नियम से संबंधित पूछा गया है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो इसके लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़िए और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यही आपके ओम के नियम के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारी बातें गलत हैं। तो इसीलिए 78 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, जब कभी भी हम लोग लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उससे जो है आपके आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का। तो इसीलिए 79 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कुछ आपकी इस तरीके से होगी, Fe प्लस HCl की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा FeCl2 और आपका H2। समझ गए होंगे आप, ठीक है। FeCl2 और प्लस आपका H2। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसका जवाब 79 का आप लोग सी देख लेंगे। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि आपको वन लगाने चाहिए, यानी वन रोपण करना चाहिए। तो 80 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कहता है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि किस लिए चढ़ी होती है, तो याद रखना टिन की तुलना में जिंक जो है ये आपका अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए खाने के डिब्बों पर हम लोग जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ा देते हैं। तो 81 का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन का स्राव या एस्ट्रोजन का स्राव या डिंब का निर्माण। तो अंडाशय के द्वारा जो है हम लोग वो आपके उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। तो याद रखना, इसके द्वारा हम लोग प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी करते हैं और एस्ट्रोजन का स्राव भी करते हैं और डिंब का निर्माण भी करते हैं। तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से कहता है इमली में कौन सा अम्ल, तो याद रखना जितनी सारी चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें कौन सा अम्ल अगर पूछा जाए तो उनमें आपका टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खट्टे फलों में यहाँ पर जितने भी खट्टे फल नहीं होंगे, खट्टे फलों में आपके सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। जो भी आपके दूध दही और खट्टे पदार्थ हैं इनमें आपके लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का अगर जवाब आपसे पूछा जाए तो दही हो जाएगा, इसमें दूध हो जाएगा, फिर इसके बाद आप लैक्टिक अम्ल में दही भी, और इसके अलावा और दही कौन सा, वो भी आपका खट्टा दही। तो ये आपके लैक्टिक अम्ल के जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और टमाटर में पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी याद रखना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कहता है कोलीफॉर्म क्या होता है, तो आपका जो कोलीफॉर्म होता है ये आपके जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, जो भी आपका कोलीफॉर्म होता है। तो 84 का आपका सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक का प्रयोग करेंगे। तो इसका जवाब आपका वोल्ट मीटर सही हो जाएगा और पोटेंशियोमीटर, ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। इसीलिए इसका जवाब ये आपका गैल्वेनोमीटर गलत हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के द्वारा, इसका जवाब भी आप लोग लिख लीजिए, इसके द्वारा हम लोग किसका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या इसके द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है गैल्वेनोमीटर, इसीलिए ये आपका सही नहीं होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब इसके हो जाएंगे, क्योंकि जो है विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है,
सदिश से अधिश से आयाम रहित मात्रा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपकी सदिश मात्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? खड़े होने की, या जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, या बैठने की स्थिति में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना इसका जवाब आपका, जब व्यक्ति खड़ा होगा तब वो अधिक भार को धकेल सकता है। तो 87 का ए जवाब सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? बैंगनी, नीला, पीला। तो याद रखना इसका जो जवाब आपका हो जाएगा वो आपका बैंगनी हो जाएगा, जो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश हो जाएगा। फिर कहता है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, उठेगी, या वैसी ही बनी रहेगी? तो याद रखना ऐसी स्थिति में उसकी जो पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। तो 89 का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे पूछा गया है पीएच, कहता है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? सिरका, रक्त प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस। तो याद रखना इसका जवाब आपका जो रक्त प्लाज्मा होता है इसका पीएच आपके 7 से अधिक होता है। अब यहाँ पर पूछा गया एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग होती है, तो बहुत सारे लोग 25 सेंटीमीटर लगाकर इसका जवाब आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का? इसका जवाब जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आपके 25 सेंटीमीटर इसका जवाब होता है। ये बात जरूर आपको याद रखना है। मानव नेत्र में अगर आपसे पूछा जाए लेंस कौन सा होता है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 3 जवाब आपको मिल गए या 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसके अलावा अगर पूछा जाए जो भी आपके मानव नेत्र है इसमें उत्तल लेंस जो है जिस स्क्रीन पर वस्तु की छवि बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें जो आपका पदार्थ बनेगा वो आपका विरंजक चूर्ण बन जाएगा, और इसको आप लोग जानते होंगे CaOH का होल ट्वाइस, और इसका जो सूत्र आपका हो जाएगा वो CaOCl2। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो याद रखना उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, और आपके भारत भी हो जाएगा। ठीक है, तो 93 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का सीक्वेंस क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हमने हटा दिए और जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन हैं उनको अलग तरीके से हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जीके जीएस साइंस के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपसे कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो ये जो है आपके मोरक्को देश का था। तो 105 का सही जवाब आपका जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इब्न बतूता जो है ये अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, अगर पूछा जाए कि आपसे एग्जाम में कि इब्न बतूता को जो है किसके द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो ये आपके जो है जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना ये आपका पहला, जब कभी भी पहला और विश्व की बात हो तो वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आपके गुजरात में। ठीक है, पहला जो अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट जो है ये आपके गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, तो ये आपके हरियाणा के गोरखपुर की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नहीं, जहाँ से आपके योगी आदित्यनाथ जी सांसद हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि 1917 में
चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो याद रखना इसके पीछे आपके लॉर्ड इरविन था, ठीक है। और लॉर्ड इरविन समझौता आप लोग जरूर याद रखना, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसकी डेट बिल्कुल ना भूलना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आना है। आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? चिली, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। तो याद रखना 109 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वेनेजुएला। ये जो है आपके अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लिख कर देखना। कहता है कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही क्रम जो है इसको आप लोग जब 2-3 बार लिखेंगे तभी आप बता सकते हैं। तो सही क्रम हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और ब्राह्मंडल। ये आपका जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। आगे देखते हैं, कहता है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम से संबंधित सही युग्म। तो सही युग्म जो आपका इसमें है वो सिर्फ एक है, लदांग मलेशिया, बाकी सारे गलत हैं। तो इसका जवाब 111 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 है तो ग्रीनविच 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? तो याद रखना जो सही समय आपका हो जाएगा वो आपके दोपहर के 2 बजे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसके जो आपके मुख्य खनिज घटक हैं वो आपके सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएंगे। इनको आप लोग जरूर लिख लेना। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज आपके कौन से हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। फिर आपसे कहता है कि कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो जो आपका एक माल्चिंग शब्द है इसकी अगर व्याख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो याद रखना है, कहता है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसको हम लोग माल्चिंग कहते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है आपका भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी स्थितियों का सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म आपका क्या हो जाएगा? 115 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक सही हो जाएगा। अब 1 से अधिक कैसे? तो ये आपकी जो है सुरमा घाटी जो है ये भी आपके असम, ये भी आपका सही है। इसके अलावा जो लुंजा क्षेत्र है, लुनेज क्षेत्र जो है, लुनेज क्षेत्र है बडोदरा आपके गुजरात में, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। और जेके बेसिन ये भी आपके सही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर कहता है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये लोग जो पूजा करते थे वो आपके कदम्ब के पेड़ की या कदम्ब के वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए हमने जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया वहाँ पर हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि जायद की फसलें कौन सी होती है, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। तो जिन लोगों ने हमारे उन 5 प्रैक्टिस सेटों को ना देखा हो तो ज़रूर आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल कर उनको देखिए ज़रूर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है। अभी आपको इसी तरीके से 10 से 15 सेट और कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, और साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की तैयारी हो जाएगी। अभी आपको हम मैथ के क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों के बाद। तो चलिए इसका जवाब जो है जायद के मौसम में की जाती है। तो याद रखना 117 का जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग खीरा, तरबूज, खरबूजा सारी चीज़ें करते हैं जायद के मौसम में। तो आगे देखते हैं, कहता है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में उपयुक्त में से 1 से अधिक भी सही हो जाएगा। पी तरंगे अनुपस्थित तरंगे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा इसका जवाब? अधिकेंद्र कहते हैं व्यवहार स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो लेक सुपीरियर जो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, तो इसके संबंध में जो आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यही आपका
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील के बारे में सही हो जाएगा कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कहता है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो याद रखना जुड़वा ग्रह जो है हम लोग वो आपके शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। और शुक्र ग्रह से संबंधित याद रखना शुक्र ग्रह को हम लोग सुबह का तारा भी कहते हैं या भोर का तारा भी कहते हैं या सायकाल का तारा भी कहते हैं, ठीक है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस की है तो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाना और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना। और इस पेपर में थोड़ा बहुत हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन जब अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।